मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक कला पर चर्चा करेंगे। ये कोटा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। कला की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसके विषय में निश्चित रूप से हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, पर हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि मानव जीवन के साथ ही कलाओं का जन्म हुआ होगा। प्रागैतिहासिक कला मनुष्य के आरंभिक अवस्था की कला है। इतिहास से पूर्व के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, अर्थात भाषा के विकास से पूर्व की अवस्था, जिसमें मनुष्य जंगलों में रहता था और संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। इसे पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य पत्थर के औजारों, हथियारों और उपकरणों का प्रयोग करता था। प्रागैतिहासिक काल की कला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का समय 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व माना गया है। इसका मानव पूर्ण रूप से आदिम अवस्था में रहता था। उसका अधिकतर समय भोजन की तलाश में ही व्यतीत होता था। इस युग के मानव ने आग की खोज की, जो खोज की श्रृंखला में उसका पहला कदम था। इस काल में हमें पशुओं की हड्डियों और शिकार के लिए प्रयोग में आने वाले हथियारों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस समय का मानव पहाड़ों में निवास करता था। चित्रकला की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इस काल का मानव क्वार्टिज़ाइट मानव नाम से जाना जाता है। भारत में इस काल के मानव के साक्ष्य दक्षिण भारत से प्राप्त होते हैं। पाषाण काल का समय 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल पूर्व पाषाण और नव पाषाण के मध्य का समय है। इस युग में कलात्मक अवशेषों का अभाव पाया जाता है। इस काल के मनुष्य के विषय में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है। इस युग में प्राप्त औजारों को सुडौल और ज्यामितीय रूप प्रदान किया गया। औजारों का आकार छोटा होता गया, जिन पर पॉलिश की जाती थी, जो मानव की सौंदर्यात्मक दृष्टि का परिचायक है। उत्तर पाषाण काल, जिसे कि नव पाषाण काल भी कहा जाता है, इसका समय 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि का विकास था। कृषि के ज्ञान ने आदि मानव को एक जगह स्थायी रूप से बसने के लिए विवश कर दिया। खेती में सहायता के लिए जानवरों को पालतू बनाया एवं बस्तियों में रहने लगा। पहिए के आविष्कार ने उसकी संभावनाओं को और अधिक बल दिया। अब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता के साथ जा सकता था। कुंभकारी द्वारा वह अब हाथ से बने बर्तनों का प्रयोग करने लगा। उसके द्वारा बनाए गए औजार साफ और सुथरे होते थे। इस काल के मानव ने सामूहिक प्रयास से शिकार करना सीख लिया था। चित्रकला का प्रारंभ भी इसी युग से माना जा सकता है। मानव ने इन चित्रों के माध्यम से अपने जीवन के कुछ आनंदमयी एवं भय से युक्त क्षणों को व्यक्त किया। इस काल के चित्र भारत के लगभग सभी भागों से प्राप्त होते हैं, परंतु सुरक्षा के कारणों से प्रागैतिहासिक मानव पहाड़ों को छोड़ ना सका और यही गुफा की दीवारों, शिलाश्रयों और खुली चट्टानों पर उसने अपने मन के भावों को चित्रों के रूप में उकेर दिया। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय उन अंग्रेज़ों को दिया जाता है जो आए तो शासन करने के उद्देश्य से थे, पर इस देश की गौरवमयी परंपरा व इतिहास से प्रभावित हो अध्ययन व खोज में लग गए। 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल महोदय ने विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मिर्जापुर के निकट कैमूर पहाड़ी से कुछ गुफा चित्रों की खोज की, लेकिन इनकी सूचना मात्र वे दे सके। इसके बाद 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने इन चित्रों का सचित्र विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित कराया, जिसमें घोड़मगर नामक स्थान से गैंडे के आखेट की दृश्य की रेखा अनुकृति प्रकाशित की गई। इनके अतिरिक्त डब्ल्यू एंडरसन, D.H. गार्डन, G.R. हंटर, पर्सी ब्राउन, एलन हटन वाड्रिक, स्टुअर्ट पिकार्ड आदि ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय खोजकर्ताओं में पंचानन मिश्र, अमरनाथ दत्त, प्रोफेसर कृष्णदत्त बाजपेयी, विष्णु श्रीधर वाकणकर, राधाकांत तथा R.V. जोशी प्रमुख हैं। अब हम भारत के कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक कला केंद्र इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले है पंचमढ़ी। 1932 में G.R. हंटर ने सर्वप्रथम इन गुफाओं को देखा
ये गुफाएं महादेव पर्वतमाला में स्थित हैं, जो पांडवों का निवास स्थान मानी जाती है। इन्हीं के नाम के कारण इन्हें पंचमढ़ी नाम से जाना जाता है। महादेव पर्वत के चारों ओर इमली खोह में सांभर, बैल, महिष का चित्र, मारणादेव की गुफा में शेर का आखेट का दृश्य, बाजार केव में विशालकाय बकरी का दृश्य, जम्बूद्वीप से शाही के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी में चित्रों की 3 श्रेणियां मिलती हैं। इन चित्रों के अतिरिक्त अंतिम स्तर के चित्रों में सामाजिक जीवन, नृत्य, संगीत आदि विषय से संबंधित चित्रण किया गया है। भीमबेटका संसार में आदिकालीन अवशेषों के सबसे बड़े केंद्र के रूप में सामने आया है। इस गुफा की खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की। यहाँ कुल 600 गुफाएं हैं, जिनमें से 275 में चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ से चित्रों के 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य तथा जंगली जानवरों का चित्रण है, जबकि दूसरे स्तर के चित्रों में जानवर को मानव सहचर के रूप में दिखाया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर लगभग 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। इन चित्रों में स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, अनंत कमल दल, पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्रण एवं देहाती बांस की गाड़ी चित्रित है। पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर कुछ गुफाओं की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की। यहाँ आखेट के दृश्यों के अतिरिक्त जिराफ समूह, हाथी, विशालकाय महिष यानी भैंसा तथा जंगली मोर आदि के चित्र मिले हैं। साथ ही आरोही, अश्वारोही, सैनिकों के चित्र स्टेंसिल पद्धति में अंकित किए गए। यहाँ से छलांग लगाते हुए बारहसिंगा का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र भी प्राप्त हुआ है। सिंघनपुर में माण नदी के किनारे 50 चित्रित गुफाएं मिली हैं। इनकी खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की। बाद में अमरनाथ दत्त ने 1913 में और पर्सी ब्राउन ने 1917 में इन गुफाओं के चित्रों का सचित्र विवरण प्रकाशित किया। गुफाओं के मुख्य चित्र आखेट, घायल भैंसा, असंयत गड़न का कंगारू आदि चित्र हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त रायसेन, रीवा पन्ना, छतरपुर, कटनी, नरसिंहपुर, ग्वालियर, उदयगिरी, धर्मपुरी, चंबल नदी घाटी में पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक कला केंद्र इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान पर हुई। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कार्लाइल ने की। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कैमूर पहाड़ी की सोन नदी के किनारे पर 100 से अधिक चित्रित शिलाशय प्राप्त हुए हैं। चित्रों का मुख्य विषय आखेट के साथ साथ घरेलू जनजीवन है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये चित्र पाषाण काल के अंतिम चरण तक बनाए जाते रहे होंगे। प्रमुख गुफाओं में कोहबर, विजयगढ़, भलडरिया, लिखुनिया, कांडादेव, बागापत्री, घोड़मगर आदि मिली हैं। इनमें से घोड़मगर से गैंडे के आखेट का दृश्य, मेहंडरिया से ऊंट के आखेट का दृश्य, भलडरिया से सुअर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अधिकांश चित्र गेरू रंग से बने हैं। बांदा में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1907 में सिल्वर रॉट ने की। मनिकापुर के निकट प्राप्त एक शिलाश्रय से अश्वारोहियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त पहिया रहित छकड़ा गाड़ी का चित्र अवशेष भी प्रसिद्ध है। बिहार में चक्रधरपुर, शाहाबाद आदि स्थानों से लेटे हुए शिकारी नृत्य करती हुई आकृतियाँ एवं प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त हुए हैं। चंबल नदी की घाटी, अलनिया, भरतपुर तथा गागरौन से राजस्थान में कुछ प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अलनिया के चित्रों को स्थानीय लोग सीता जी के मारने नाम से संबोधित करते हैं। दक्षिण भारत में बेल्लारी गुफा की खोज 1892 ईस्वी में एक अंग्रेजी अधिकारी एफ फासेट ने की। इससे पहले ब्रुसफुट नामक विद्वान ने 1863 में पल्लावरम नामक स्थान से प्रस्तर उपकरणों की खोज की थी। यहाँ आखेट के अतिरिक्त प्रतीकात्मक चित्रों की बहुलता मिलती है। एक गुफा में षटकोण का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों को स्पेन की कोबुल गुफाओं के समान माना है। वायनाड के एटकल इन गुफाओं की खोज एफ फासेट ने 1901 में की। यहाँ से भी बेलारी के समान ही चित्रावशेष प्राप्त हुए हैं।
बिल्ला सरगम, यहाँ से पाषाणकालीन अवशेषों के अतिरिक्त प्रतीकात्मक चित्र भी प्राप्त हुए हैं। अब हम प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। चित्रों के विषय अर्थात प्रागैतिहासिक मानव ने किस विषय पर चित्रकारी की। प्रागैतिहासिक कालीन मानव का अधिकांश समय आखेट में व्यतीत होता था। शुकार उसके विचारों एवं मस्तिष्क पर इतना हावी हो चुका था कि वह इनकी स्मृतियों को रेखाओं के माध्यम से पत्थरों पर उकेरता गया। आदिम मानव भयंकर जानवरों की शक्ति के सामने अपने को तुच्छ पाता। जैसे जैसे उसने अपने ज्ञान और विवेक से इनके ऊपर विजय प्राप्त की, वैसे ही उसके द्वारा बनाए गए चित्रों में जानवरों का आकार छोटा होता गया। मनुष्य की जीवन शैली में परिवर्तन के साथ ही विषयों में भी परिवर्तन आया। जिन पशुओं का वह आखेट करता था उन्हें पालने लगा, उनकी सहायता से कृषि करने लगा। कृषि के आविष्कार ने मनुष्य की दिनचर्या में व्यापक परिवर्तन किए। अब वह बस्तियों में स्थायी रूप से रहने लगा था। इस समय के चित्रों के उदाहरण भीमबेटका से प्राप्त ग्राम्य जीवन, पंचमढ़ी से संगीत का आनंद लेते हुए आदि हैं। इनके अतिरिक्त स्वस्तिक, सूर्य, चतुष्कोण इत्यादि प्रतीक चिन्हों का निर्माण भी आदिम मानव ने किया। चित्रण प्रविधि अर्थात उसने चित्र किस तरह से और किस सामग्री से बनाए। आदि मानव ने चित्रों में रंग भरने के लिए रंगों को चर्बी में मिलाकर किसी रेशेदार लकड़ी या नरकुल की कुंची बनाकर चित्रों में भरा है। रंगों को मिलाने के लिए जानवरों की हड्डियों का प्रयोग किया जाता था। इस काल के मनुष्य ने खनिज रंगों का प्रयोग किया है जो उसे आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इनमें लाल, पीला और काला रंग प्रमुख हैं। चित्रों के निर्माण के लिए सर्वप्रथम एक नुकीले पत्थर से आउटलाइन कर ली जाती थी, तत्पश्चात उसमें रंग भरे जाते थे। प्रागैतिहासिक कालीन मानव की चित्रण शैली को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूरक शैली जिसमें उसने संपूर्ण चित्र में रंग भरा है। अर्धपूरक शैली जिसमें उसने आधे चित्र में रंग भरा है। रेखा शैली चित्र मात्र रेखाओं की सहायता से बनाया है। अलंकृत शैली चित्र बनाने के बाद उसने चित्र को सजा दिया है। शेपांकन शैली बीच में कोई भी वस्तु या हाथ इत्यादि रखकर उसके चारों ओर रंग छिड़क दिया जाता था, जिसे शेपांकन शैली कहा गया। इसे स्टेंसिल विधि भी कहा जाता है। रंगों द्वारा चित्रण के अतिरिक्त उसने कर्षण चित्र बनाए जिन्हें ब्रूजिंग्स कहा जाता है। इसमें किसी नुकीले औजार से चित्र को दीवार पर खुरच दिया है। उत्कीर्ण चित्र इसमें नुकीले औजार से चित्र को और अधिक उकेर दिया गया है। और तक्षण चित्र में चित्र को और भी अधिक उभार दिया जाता है नुकीले औजारों की सहायता से। प्रागैतिहासिक मानव की चित्रण विधि को भी 5 भागों में बांटा जा सकता है। एकाकी अंकन इसमें एक ही पशु या एक ही मानवाकृति बनी है। समूहांकन इसमें पशुओं को या मनुष्यों को समूह में अंकित किया है। आबद्ध अंकन इसमें चित्र बनाने के बाद उसे किसी चौकोर खाने से, त्रिकोण से या रेखाओं के माध्यम से उसने आबद्ध कर दिया है। भावानुसार अंकन जो भी पशु आकृतियाँ या मनुष्य आकृतियाँ बनाई हैं उनके मन के भावों को उसने चित्र में अंकित करने का प्रयास किया है। और गतिशील अंकन जो भी पशु आकृतियाँ बनाई हैं उन्हें गति में दिखाया है, यानी दौड़ते हुए बनाया है या चलते हुए बनाया है। ऐसी मनुष्य आकृतियों को भी किसी न किसी क्रिया में उसने प्रवृत्त दिखाया है। प्रागैतिहासिक काल की कला में रेखांकन को प्राथमिकता दी गई है। प्रागैतिहासिक मानव ने अपने अधिकांश चित्रों में केवल रेखाओं का ही प्रयोग किया है। केवल रेखाओं के माध्यम से ही उसने अपने अधिकांश चित्र बनाए हैं। चित्रण का उद्देश्य प्रागैतिहासिक मानव ने चित्र क्यों बनाए? जिस समय उसे जीवन यापन के लिए भी अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, ऐसी परिस्थितियों में इसने चित्र क्यों बनाए? इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए, अपने चारों ओर वो जो कुछ भी देखता था उन्हें हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए उसने अपनी स्मृति को बनाए रखने के लिए चित्र बनाए। विजय का इतिहास व्यक्त करने के लिए, आखेट में विजय प्राप्त करने के पश्चात उसके इतिहास को व्यक्त करने के लिए उसने चित्र बनाए। अमूर्त भावना को मूर्त रूप देने के लिए, जो कुछ भी वह उसकी भावनाएं थी वो अमूर्त थी, उन्हें मूर्त रूप देने के लिए, उन्हें दूसरों के सामने साकार करने के लिए उसने उनके चित्र बनाए, ताकि वह अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष व्यक्त कर सके, क्योंकि उस समय साक्षरता का आविर्भाव नहीं हुआ था। भयवश या इच्छा पूर्ति की भावना से भी उसने चित्र बनाए। वह प्राकृतिक प्रकोपों से, प्रकृति की शक्तियों से या जानवरों से डरता था और अपनी इच्छा पूर्ति की भावना से उनके चित्र बनाकर वह उनकी पूजा करता था। आखेट की सफलता हेतु जादू टोने के लिए भी उसने चित्र बनाए होंगे। मतलब कि
आखेट में जाने से पहले उसने उनके चित्र बनाए और स्वयं को आखेट में विजय प्राप्त करते हुए दिखाया। इससे उसे ऐसा लगता होगा कि आखेट में भी उसे विजय प्राप्त होगी, अतः जादू टोने की भावना से प्रेरित होकर भी उसने चित्र बनाए होंगे। अलंकरण या सजावट की प्रवृत्ति से जिन स्थानों पर वह रहता था यानी कि गुफाओं में, उनको सजाने के लिए भी उसने चित्र बनाए होंगे। देवीय प्रकोपों से रक्षा हेतु प्रतीक चिन्हों जैसे स्वास्तिक, त्रिकोण, सूर्य, चौखुटा खाना इत्यादि का निर्माण उसने किया होगा। अंत में हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रण का उद्देश्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करना था। अधिकतर चित्र गुफाओं की छतों या दीवारों पर बने हैं। खनिज रंगों में गेरू, रामरज, हिरौंजी, चूना पत्थर, खड़िया और रासायनिक रंगों में कोयला तथा वनस्पति रंगों में हरा, जो कि पेड़ों की पत्तियों से प्राप्त हुआ है, का प्रयोग किया। गुफाओं में चित्रों के अनेक स्तर मिलते हैं, यानी कुछ चित्र बहुत पुराने हैं और कुछ बाद के हैं। अधिकतर चित्र सरल रूपों में या ज्यामितीय आकारों में ही बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का सर्वप्रथम और सर्वाधिक श्रेय कॉकबर्न और कार्लाइल महोदय को ही दिया जाता है। दक्षिण भारतीय गुफाओं के चित्र स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाओं के चित्रों के समान हैं। ज्यामितीय या प्रतीकात्मक चित्रों का विकास नवपाषाण युग के अंतिम समय में हुआ माना जाता है। प्रागैतिहासिक मानव जादू टोने में विश्वास करता था, इसलिए उसने प्रतीक चिन्हों का निर्माण किया, जैसे स्वास्तिक, चतुष्कोण, षटकोण इत्यादि। अधिकांशतः उसने कोणीय रेखाओं से चित्र बनाए हैं और अधिकांश चित्र मात्र रेखा चित्र हैं, अर्थात रेखाओं से ही उसने चित्र बनाए हैं, उनमें रंगों को नहीं भरा है। लोक कलाओं में और जनजातीय कलाओं में प्रागैतिहासिक कला के समान आज भी चित्रण देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की कई गुफाओं में शेपांकन पद्धति अर्थात स्टेंसिल पद्धति में चित्रण हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी इस तरह के लेक्चर्स मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती रहूँगी, सो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।